मैं अब्दुल हद आप तमाम देखने वालों को एक बार चैट मेंटर पे वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। आप जो ये देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान है और बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो है हमारे पास नोट्स हैं और ये पूरे बाल मनोविज्ञान इसमें इस वीडियो में चूँकि ये 30 पेज का नोट्स है तो लंबा हो जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। एक पार्ट को अभी इस वीडियो में क्लियर करेंगे, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र पार्ट 1, और फिर एक और वीडियो बनाएंगे चूँकि लंबा हो जाएगा, इसीलिए तो समय न गवाते हुए सीधे से चलते हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र पे। आइए इसको जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बाल विकास क्या है। बाल विकास प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। कौन कौन सा है देखिए। एक जो है गर्भावस्था हो गया आपको विकास में, गर्भावस्था, शैशवावस्था। गर्भावस्था जन्म से लेकर गर्भावस्था गर्भ से लेके जन्म तक के जो है अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। जन्म से 5 वर्ष तक को जो है आपको शैशवावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक को बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष को किशोरावस्था कहते हैं। युवा अवस्था 18 से 25 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष और वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। इस समय यानी अब अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। अब जो है वो 4 ही अवस्था में इसका वर्णन किया जाता है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये 4 अवस्थाएं आपको होती हैं। अब आइए सब अवस्था को हम शॉर्ट में देखते चलते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर के पैदाइश से लेकर के 6 साल तक के बच्चे का जो है अवस्था होता है उसको शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है, यानी इस अवस्था में वो सिर्फ और सिर्फ सुख चाहता है। वह हर तरह इस कार्य से बचना चाहता है जिससे उसे कष्ट पहुंचता है। आगा सामाजिक लक्षण क्या है, यानी कि इस अवस्था में क्या क्या होता है। सबसे पहले शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, यानी शारीरिक विकास जो है बहुत तेज़ गति से होता है। शारीरिक बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशु की मानसिक क्रियाएं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास होता है। इसमें शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से यानी नकल करके, जो पिता कर रहा है वो बच्चा कर रहा है, जो माता कर रही है वो बच्ची कर रही है, यानी अनुकरण करके इस अवस्था में सबसे तेज़ी से सीखता है। ये हो गया पहला अवस्था। दूसरा अवस्था देखिए बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होता है। क्या अवस्था? जटिल अवस्था होता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। फिर पूर्व काल में बालक तेजी से बढ़ता है। उत्तर बाल काल, अब इसमें जो है 2 पार्ट क्या है, एक तो आपको पूर्व बाल काल और दूसरा जो है उत्तर बाल काल में इसके विकास में स्थायित्व आ जाता है, यानी अब वो धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। बाल अवस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज भी बाल अवस्था क्वेश्चन रहेगा। अब एलिमेंट्री स्कूल एज किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो बाल अवस्था को कहा जाता है, या फिर इसको स्मार्ट एज या फिर डर्टी एज भी इस अवस्था को कहते हैं। सामाजिक लक्षण इसके क्या होते हैं? बच्चे में रचनात्मक कार्य
बच्चे में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है। यानी रचनात्मक कार्य क्रिएटिविटी वर्क जो है इसमें उसे मज़ा आता है। आप देखेंगे कभी मिट्टी का खिलौना बनाएगा, कभी तोड़ेगा जोड़ेगा, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, इसमें उसे मज़ा आता है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की यानी जोड़ने की प्रवृत्ति भी इसके अंदर जागृत होता है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित हो जाती है, कई बच्चे के साथ खेलना, तो यहाँ से जो है सामूहिक का भी विकास होना शुरू होता है। अब आइए चलते हैं तीसरा यानी किशोरावस्था, टीन एज जिसे कहा जाता है। ये 12 से 18 वर्ष तक होता है। टीन एज 12 से 18 वर्ष तक होता है। स्टेनली हॉल ने इस काल को तूफान और परेशानी का काल कहा है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। इस काल में विशेषकर मौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोर का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। सामाजिक लक्षण इसके क्या हैं? इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी भाग में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना, तर्क शक्तियाँ पर्याप्त विकसित हो जाती है। किशोर में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उसका मन शिशु समान स्थिर नहीं होता, वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है, यानी विचलित होता है। वो जो है ना हमेशा इस अवस्था में इसको जो है आपको अंधाधुन अवस्था कह लीजिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे अधिक माँ बाप को, उस्ताद को इस अवस्था में कंट्रोल करने का ज़रूरत होता है। आगे बढ़ते हैं प्रौढ़ा अवस्था। इस अवस्था में किशोरा अवस्था और धीरे धीरे प्रौढ़ या परिपक्व यानी कि किशोर 18 के बाद जो होता है वो एक मतलब जो है प्रौढ़ा अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्व के प्रति जागरूक हो जाता है। संक्षेप में यह आयु टीन की समाप्ति और 20s का प्रारंभ है। अब आइए बाल विकास के सिद्धांत। ये तो हो गए अवस्थाएं, अब सिद्धांत इनके देखते हैं। इसमें एक जो है अभिवृद्धि एवं विकास, ये दोनों प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर है। सोरेंस के अनुसार अभिवृद्धि का प्रयोग प्रायः शरीर तथा अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि से किया जाता है। बाल विकास के समान सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कुछ सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास के गति की दर एक सी नहीं रहती है, निश्चित तथा पूर्णकालीन प्रतिपादन का सिद्धांत होता। वंशानुक्रम हो गया, हेरिडेटरी जिसको कहते हैं, माँ बाप जैसा होगा बच्चा में भी उसी तरह का विकास होगा, वो आपको वंशानुक्रम में आ जाएगा। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तालाकार होता है। यह है वृद्धि और विकास की क्रिया, वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम है। स्पष्टीकरण का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, और समन्वय का सिद्धांत। ये सारे आपको सिद्धांत हैं, इनको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं बाल विकास से संबंधित अहम महत्वपूर्ण सिद्धांत। अब देखिए क्या क्या। पुनर्वलन का सिद्धांत, ये क्या कहता है पुनर्वलन? इस सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन डिलाई और नील मिलर के अनुसार बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं विकास होता है, अधिगम करता जाता है, विकास होता है और अधिगम करता जाता है। पुनर्बलन या पूर्णबलन का सिद्धांत, इन्होंने बाल अवस्था के अनुभव को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है।
स्वीकार किया है। इन्होंने अचेत कारकों की अतिरिक्त चिंता तथा अधिगमति को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत महत्व है। जैसे नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार इसकी योजना की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं है। उसे भूख की आवश्यकता के लिए या पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। इसके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं: अंतर्नोद, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद। प्रेरणा किसको कहते हैं हम जानते होंगे, मोटिवेशन, कि वो उसके अंदर जो है एक मतलब कोई चीज़ होता है जो उसे मोटिवेट करता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। संकेत यानी सिंबल, ये मतलब कैसे एक बेल बजा, आप एक प्रयोग सुने होंगे कि बेल बजता था और बिल्ली को खाना मिलता था। तो बेल बजा और एक कुत्ते के बारे में था वो कि बेल बजा और कुत्ते को खाना दिया जाता था। जब इसका आदत हो गया तो फिर बेल बजाया, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, यानी बेल सिंबल था कुत्ते के लिए कि जैसे बेल बजेगा तो उसे खाना मिलेगा, यही हो गया सिंबल। फिर प्रत्युत्तर, स्वयं का व्यवहार, प्रत्युत्तर स्वयं का व्यवहार, और फिर जो है पुनर्बलन, पुरस्कार। कि सबसे पहले क्या इस चारों को अगर आप मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन के बाद वो उसका एक संकेत पाएगा, संकेत पाते ही वो उस तरह का व्यवहार करेगा और फाइनली उसे वो चीज़ हासिल हो जाएगा। तो यही 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हो गया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये आप देख लेंगे इसमें जो है। फिर इसके बाद क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ तक आपको बाल विकास में। अब आइए अगला क्या है, बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। सबसे पहले बुद्धि किसे कहते हैं इसे समझते हैं हम। बुद्धि का वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, जिसको आप बुद्धि को आप क्या कह लेंगे, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसी कहते हैं। इंटेलिजेंसी होगी आपको। और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में अपनी किताब द नेचर ऑफ इंटेलिजेंसी एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निगेशन होना चाहिए में दिया है। वेबस्टर के अनुसार बुद्धि ज्ञान संग्रह करने की, उसको व्यवहार में लाने की योग्यता है। बस यहाँ इंटेलिजेंसी को इन्होंने क्लियर किया, बुद्धि ज्ञान संग्रहण करने की, कि उस चीज़ को इल्म हासिल करने की और फिर उसको व्यवहार में लाने की योग्यता है। बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा तथा स्वरूप, प्रकृति। बुद्धि क्या है, इस स्वरूप, इसका स्वरूप बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस संबंध में शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों में मतभेद रहा है। अतः बुद्धि की परिभाषा उनके लक्षण के स्वरूप के आधार पर निम्नलिखित किया जाता है। सबसे पहले समस्या समाधान की योग्यता। बुद्धि में समस्या समाधान की योग्यता होता है एक। दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता होता है। तीसरा सीखने की योग्यता होता है। चौथा समायोजन की योग्यता होता है। और पांचवा समन्वित परिभाषा। यानी ये 5 टोटल परिभाषा को 5 भागों में जो है बांटा गया है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि समस्या बुद्धि वो है जिससे समस्या समाधान बुद्धि के जरिए किया जाता है। दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि में पाई जाती है। तीसरा सीखने की योग्यता होता है। चौथा समायोजन की योग्यता होता है। पांचवा समन्वित सबको किया गया है। अब आइए सबसे पहला ये बता गया समस्या समाधान का योग्यता किन किन लोगों ने ये कहा था। समस्या समाधान का योग्यता वो है आपको रेक्सनाइट के अनुसार, रेक्सनाइट ने, बर्ट ने कहा था। अमूर्त चिंतन के योग्यता के बारे में बीने ने कहा था और स्पीयरमैन ने कहा था, टर्मन ने कहा था। ये 3-4 नाम आपको बीने, स्पीयरमैन और टर्मन का बहुत अधिक आएगा। सीखने का योग्यता किसने कहा था, मैक्ट्यूगल ने कहा था, डियरबॉर्न ने कहा था और वकिंगम ने कहा था। समायोजन की योग्यता के लिए किसने, कॉल्विन ने कहा था, क्रूज ने कहा, बर्ट ने कहा, स्टर्न ने कहा। फिर संभावित परिभाषा,
संभावित है वो संभावित परिभाषा, इसके बारे में जो है रेक्सनाइट। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है, चलिए इसको देखते हैं। बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। ठीक है, वेक्सलर ने क्या कहा था? वेक्सलर ने कहा बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का योग या सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्य पूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। क्या है कि वह योग है जो सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा उद्देश्य पूर्ण कार्य, तर्कपूर्ण ढंग से सोचना और प्रयोगपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। वन ऑफ द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंसी इज दैट, वेक्सलर का जिसने कहा था। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के इंटेलिजेंसी के थ्योरी क्या क्या हैं, सिद्धांत क्या है, प्रमुख सिद्धांत। सबसे पहला एक कारक यूनिफैक्टर है, दूसरा टू फैक्टर है, मल्टी फैक्टर है, ग्रुप फैक्टर है। फिर जो है आपको हायरार्किकल है। फिर उसके बाद 3 डायमेंशनल है। फिर उसके बाद जो है आपको फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड है। और फिर जो है आपको मल्टीपल सिद्धांत है। ठीक है, अब देखिए एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, बहुकारक, समूहकारक, पदानुक्रमिक, और फिर जो है त्रिआयामी, फिर तरल एवं ठोस, और फिर जो है आपको बहुबुद्धि, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत। अब किस सिद्धांत को किन किन्हों ने दिया? एक कारक सिद्धांत जो है आपको वीने, टर्मन तथा स्टर्न ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत आपको स्पीयरमैन का है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। समूहकारक सिद्धांत आपको थर्स्टन का है। और पदानुक्रमिक सिद्धांत ये फिलिप का है, वर्नन का है। फिर त्रिआयामी सिद्धांत जेबी गिलफोर्ड का है। फिर इसी तरह से जो सारे सिद्धांत किसका है? मल्टीपल सिद्धांत ये जो है होवर्ड गार्डनर का है। फिर जीन पियाजे का है। और फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का है। ये सिद्धांत है। फिर जो है कुछ परिभाषाएं हैं और क्वेश्चन देखिए क्या है। समूह कारक सिद्धांत के संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। बहुकारक सिद्धांत के क्या है ये बहुशक्ति सिद्धांत आदि नामों से भी लाएंगे। पदानुक्रम सिद्धांत को कर्मिक महत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। द्विकारक सिद्धांत के 2 कारक हैं, जी कारक, एस कारक। तो ये सारे हैं। उसमें मोटी मोटी चीज़ें जो है बस उसको आपको देख लेना है। बुद्धि लब्धि, उसका मापन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बुद्धि में। इंटेलिजेंसी कोशेंट एंड इट्स मेजरमेंट, इंटेलिजेंसी कोशेंट एंड इट्स मेजरमेंट कि बुद्धि को कैसे मापना है। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि और सूत्र निकाला। बुद्धि लब्धि क्या हो गया आपको? इंटेलिजेंसी कोशेंट में ये हो गया मानसिक आयु, मेंटल एज, वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, और फिर 100 × 100 यानी IQ = MA/CA × 100। MA जो है मेंटल और CA क्रोनोलॉजिकल एज हो गया। अब इसको ऐसे निकालेंगे। अब इसका एक ये दे दिया है कि देखिए 0 से 5 जड़ होता है, यहाँ 0 से 24 जड़ होता है।
फिर जो है 25 से 49 में मूर्ख होता है, 50 से 59 तक हीन बुद्धि होता है, 60-69 निर्बल बुद्धि होता है, 70-79 मंद बुद्धि होता है, 80 से 89 तक सामान्य बुद्धि होता है, 90 से 109 उत्कृष्ट होता है, 110 से 119 अच्छे होता है जिसको सुपीरियर कहते हैं, 120 से 139 बहुत अच्छे होते हैं, और 140 से ऊपर वाले को जो है जीनियस कहा जाता है। ये आपको एक बुद्धि की मापन है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका भी जो है आपको आलोचना किया है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। अब आइए यहाँ से देखते हैं। तो हम चूँकि जो है 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इससे लंबा अभी इसमें नहीं चलें। इसका मैंने पहले कहा था कि 2 पार्ट में बनाऊंगा, लेकिन 2 पार्ट में ये संभव नहीं है, इसको हमें 3 पार्ट में जो है करना होगा। इस बुद्धि को हम थोड़ा सा इसको लेके ख़त्म करते हैं, फिर आगे चलेंगे। टर्मन के विकसित IQ वितरण आपने देखा यहाँ नीचे। स्टैनफोर्ड ने परीक्षण और मैरिल 1938 तथा वेस्लर ने एडल्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट के IQ का विवरण नीचे दिया है कि अब वहाँ जो था उसको फिर से विद्वानों ने उस पर चर्चा करके एक दूसरा जो एक पैमाना दिया है वो ये है। सबसे पहले 70 से नीचे को माना है आपको निश्चित शोध बुद्धि, फिर जो है 70 से क्षीण बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर सामान्य बुद्धि 90 से 109 लिया है, और 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि, और 120 से 129 तक श्रेष्ठ बुद्धि, 130 से ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि माना है। और ये उनका था जो इससे पहले आप देखे थे। ये आपको चलिए इतना बुद्धि परीक्षण के प्रकार, इसको नहीं उतना हम लेते हैं। फिर कुछ अन्य बुद्धि परीक्षण, उसको भी हम पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं। पर्सनालिटी, अगले वीडियो को हम पर्सनालिटी से शुरू करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और कमेंट ज़रूर करेंगे कि किस तरह की आपको चाहिए। मैं सब वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि हमें क्या बदलाव करनी चाहिए, किस तरह से इसमें और अच्छा होना चाहिए। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।